हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं 2 मई के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, और जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस के ऊपर जो हमारा खर्चा होता है, उसमें एक राइज देखा गया है, थोड़ा सा अपराइज हुआ है। और जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ की एक R&D स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019 और 20 की कोई रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जिसके स्टेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के अंडर जनरली तीन मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये तीनों जो मिनिस्ट्रीज़ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर आती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ना बाकी डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। जैसे आपने IMD के बारे में सुना होगा, इंडियन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। एक इंडियन बोर्ड ऑफ साइंस एजुकेशन होता है, IBSE, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है, ऐसे एक इंडियन बोर्ड ऑफ साइंस एजुकेशन भी होता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इन्होंने ये रिपोर्ट दी। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया ने 2.9% शेयर किया वर्ल्ड के GERD में 2017 से 18 में। GERD क्या होता है? GERD के नीचे देखो लिखा हुआ है ग्रोस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर जितना भी खर्चा होता है ना, पूरे वर्ल्ड में सपोज जितना भी होता है मान लो, उसमें से इंडिया का जो था वो 2.9% था। मान के चलो 3% इंडिया ने किया था 2017 से 18 में। अब ये बोल रहा है इंडिया का जो GERD है वो ट्रिपल हो गया है 2008 से 2018 में, यानी कि 10 साल के अंदर। पहले अगर वो 100 था तो अब वो 300 हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है वो। और नियरली 60% जो है रिसर्च और डेवलपमेंट की स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ने की है। तो मान लो 100 रुपये अगर खर्च हुए हैं तो उसमें से 60 रुपये गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, बाकी 40 जो हैं वो स्टेट ने खर्च किए हैं, या फिर प्राइवेट वालों ने खर्च किए हैं, स्पॉन्सर्ड है, या फिर बिजनेसेस ने खर्च किए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बिज़नेस वाले जो होते हैं ना, प्राइवेट, वही कम से कम 50% खर्चा तो वही कर देते हैं। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने 60% खर्चा किया है रिसर्च और डेवलपमेंट में। इंडिया स्पेंड करता है 0.7% ऑफ इट्स GDP इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2017-18 के मुकाबले। और ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है हमारी, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये करती हैं। जैसे ब्राज़ील करता है 1.3%, रशिया करता है 1.1%, चाइना करता है 2.1%, साउथ अफ्रीका करता है 0.8%, और इंडिया कितना करता है 0.7%। तो इन सब के मुकाबले इंडिया अपने GDP का थोड़ा सा कम स्पेंड करता है। ये 2017 से 18 की बात है, तब तक की ये रिपोर्ट हैगी। और ब्रिक्स के अंडर ना एक NDB आता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था क्योंकि कोविड-19 के लिए इसने फंडिंग की थी। अच्छा, NDB के बारे में स्पेशल चीज़ ये होती है कि NDB के अंदर ना वीटो वोटिंग नहीं होती, और इसमें सारा शेयर जो होता है ना वो इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि आपकी GDP कम है, आपकी ज़्यादा है तो आप कम कर देंगे। इसमें सबका शेयर जो है बिल्कुल इक्वल आता है। प्लस में हम लोग अगर GDP की बात कर रहे हैं तो GDP के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर और 19वीं सेंचुरी तक इंडिया वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकॉनमी रह चुकी है। जिसके बाद हमारी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो जनरली जो ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद हुआ था। और जो लार्जेस्ट इकॉनमी है ना इंडिया, जो वर्ल्ड की अभी फ़िलहाल, वो US है। तो आपको टॉप 5 का आइडिया होना चाहिए क्योंकि इंडिया जो है 5th नंबर पे है। फर्स्ट है हमारी US, देखो हम ऐसे लिखते हैं US, फिर है हमारी चाइना, ठीक है, फिर है हमारी जापान, फिर है हमारी जर्मनी, और फिर आता है हमारा इंडिया। तो US का जो पूरी की पूरी जो GDP है वो 22 ट्रिलियन की है, ठीक है। और उसके बाद चाइना जो आता है ये 14 ट्रिलियन है। देन कम्स जापान विच इज़ 5 ट्रिलियन, देन कम्स जर्मनी विच इज़ 4 ट्रिलियन, देन कम्स इंडिया विच इज़ 2.9 कह सकते हो, अभी 9 हो चुका होगा, 2.9 ट्रिलियन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है UK, और उसके बाद फ्रांस आता है। उन दोनों की लगभग 2.7 ट्रिलियन ही है। तो इसके हिसाब से जो पूरे वर्ल्ड की अगर हम इकॉनमी देखते हैं ना, ओवरऑल GDP, तो इट कम्स अराउंड 90 ट्रिलियन कुछ बनता है अप्रॉक्स इतना। ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक पब्लिकेशन जो होती हैं उनमें थोड़ा हम लोगों ने राइज देखा है, और इंडिया की 3rd पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर।
जो नंबर ऑफ़ रिसर्चर होते हैं हमारे पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि पर 10 लाख, वो डबल हो गए। यानी कि जस्ट इन फोर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, पहले 1 लाख थे 10 लाख के ऊपर, तो अब वो 2 लाख हो गए हैं, यानी कि डबल हो गया है 2000 से और 2020 तक, 20 सालों के अंदर। फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब स्पॉन्सर्ड रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है सपोर्ट किया जाता है। सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसीज होती हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इंक्रीज़ हुआ है, इनका जो है ना रिसेंट टाइम में इंक्रीज़ हुआ है सिग्निफिकेंटली। विमेन का पार्टिसिपेशन जो था ना वो स्पॉन्सर्ड रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वो भी इंक्रीज़ देखा गया है। इंडिया की जो रैंक है वो 9th पोजीशन पे है रेजिडेंट पेशेंट फाइलिंग एक्टिविटी में वर्ल्ड के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। तो इससे पहले तो है था 12 स्टेट्स ने अपना रेटिफिकेशन दे दिया था कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स ने और अपना अप्रूवल दे दिया है। वो 5 स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा नागर हवेली, दमन दीव। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको मर्ज करके एक बना दिया गया है, अभी अलग अलग नहीं है। ये भी इन्होंने नेशनल क्लस्टर के साथ मर्ज कर लिया है। तो अभी तक टोटल हमारे पास 17 स्टेट्स हो चुके हैं जिन्होंने एग्रीमेंट रेटिफाई कर लिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो अनाउंसमेंट हुआ था ना वो जून 2019 में हुआ था ये स्कीम, और इसको स्टार्ट करने का जो प्रपोज़ल है वो 2020 जून का है। इसमें होगा क्या, अभी आप देखते हो ना तो हर एक स्टेट के पास अपने डिफरेंट डिफरेंट राशन कार्ड्स होते हैं, उनके जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस होते हैं या फिर जो भी, हर एक का ना राशन कार्ड डिफरेंट होता है। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे स्पेशली अभी कोविड-19 का जो ये पैंडेमिक आ गया है ना, इस टाइम पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं स्टक हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, उनके जो राशन कार्ड है वो उनके स्टेट में ही काम कर सकते हैं। उन्हीं के स्टेट में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती हैं वहीं पर वो काम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इस चीज़ को सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाला स्कीम जो है ये बहुत हेल्पफुल है। ये इंट्रोड्यूस तो पहले ही हो चुका था, और अभी अगर ये इम्प्लीमेंट हो चुका होता तो अभी बहुत सही होता। इससे 17 स्टेट्स में तकरीबन 60 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। नेशन वाइड रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, यानी कि अब आपके पास जो राशन कार्ड होगा, सपोज़ आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आप किसी दूसरे स्टेट में जहाँ जहाँ पर वेरीफाइड होता है, जनरली सारे पूरे वर्ल्ड पूरे नेशन में हो जाएगा, तो आप किसी भी स्टेट में जाके उस राशन कार्ड से अपना जो भी आपको वो मिलते हैं सब्सिडी के ऊपर, जो भी आपको आइटम्स मिलते हैं और राशन मिलता है, वो सब आप ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ आप अपने स्टेट में ले सकते थे। तो जैसे ये स्कीम हमारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये वैलिड हो जाएगा। ये आज का जो आज की जो वो इनसाइट वाला जो न्यूज़ एनालिसिस मैं करूँगा ना इसके बाद, उसमें थोड़ा सा और डिटेल से बता रखा है हल्का सा। तो इसकी बात की जा रही है इकोनॉमी की वीकर सेक्शन के लिए है। ये जून 2020 में फुली एक्टिव हो जाएगा। ये एक जानने का पॉइंट है लास्ट वाला, कि ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका नाम जो नेमली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आती है। अब देखो 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं और सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स होती हैं। जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, इनको मैं लिखता हूँ CSP और इसको मैं लिखता हूँ CSE। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है ना उसके अंदर क्या आती है, गवर्नमेंट और स्टेट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों पैसा देते हैं। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है यानी कि सेंटर स्पॉन्सर कर रहा होता है उसको, सेंटर क्या करता है, इनिशिएट कर देता है पहले और उसके बाद उसको स्टेट भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करता है। एग्जाम्पल हो गया मनरेगा, MGNREGA 2006 में आई थी। अब सेंट्रली सेक्टर जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का ही पैसा होता है। तो ये जो स्कीम है हमारी ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड, ये हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सिर्फ यूनियन का पैसा इसमें लगेगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो इधर चलते हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसमें आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ आज मैं। RCEP ने अर्ज किया है इंडिया को कि वो नेगोशिएशंस के लिए दोबारा आए। कोविड-19 के कारण जो भी इकोनॉमिक में जो भी टर्बुलेंस आया उसको ध्यान में रखते हुए, तो 29th RCEP का जो ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी है ना, इन 29th RCEP ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी मीटिंग, उसकी मीटिंग हुई थी करंट मेंबर्स की। RCEP का मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उन्होंने कहा था कि वो इंडिया को दोबारा से इस नेगोशिएशंस के लिए बुलाना चाहते हैं। इसमें हुआ क्या था, इंडिया ने ना RCEP से पुल आउट कर लिया था नवंबर 2019 में। RCEP क्या है, RCEP एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि
एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की हुई थी कि ये जो एशियान कंट्रीज़ में है और इसमें प्लस में कुछ जो मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे आपस में मिलके फ्री ट्रेड करेंगे, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा इनके ट्रेड के ऊपर। तो इंडिया ने उससे इसकी फाइनल, ये काफ़ी सालों से डिस्कशन चल रहा था, इंडिया को इसमें फाइनल रेटिफिकेशन देना था, लेकिन नवंबर 2019 में इंडिया ने इससे बैकआउट कर लिया था। उसके रीज़न क्या थे वो हमको जानने हैं, वो हम देख लेते हैं एक बारी। रीज़न ये थे कि उन्होंने कहा था कि अनइक्वल कंपटीशन है यहाँ पर, ठीक है, और इंडिया का जो बिज़नेस है ना वो एक्सपोज हो जाएगा, स्पेशली एग्रीकल्चर को लेकर। वहाँ पर बहुत अनइक्वल कंपटीशन है इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ। ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, यानी कि जो 15 में से 11 कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, मान लो ये इंडिया है और ये चाइना है, दोबारा से दिखाता हूँ मैं, ये इंडिया है और ये हमारा चाइना है। इंडिया से कोई चीज़ वहाँ पर बेची जाती है, चाइना बोलता है इंडिया से कोई चीज़ खरीदता है, लेता है। तो मान लो चाइना ने 100 रुपये की ली थी, ठीक है, और इंडिया चाइना से कोई चीज़ खरीदता है, वो 300 रुपये की खरीदता है। ये टोटल ट्रेड हुआ, मान लो 1 महीने का था, ये 1 मंथ का था। इसमें गैप कितने का आ गया, 200 रुपीज़ का गैप आ गया। तो ये ट्रेड डेफिसिट हो गया इंडिया का, यानी कि अब इंडिया ने चाइना के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया है अपना, चाइना को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ट्रेड बैलेंस नहीं बनता है। तो इंडिया ने बोला कि हमारा तो 11 कंट्रीज़ के साथ, 15 में से 11 के साथ तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, हम अभी इस सिचुएशन में सेट नहीं बैठते। तो इंडिया ने अपनी कुछ कंडीशंस भी रखी थी, तो जिनके ऊपर अभी नेगोशिएशंस ही होनी थी, उसी लिए इंडिया को वापस बुलाने की बात की जा रही है। अब एशियान कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो एशियान कंट्रीज़ के अंदर जितने सारे कंट्रीज़ होते हैं उनका शॉर्टकट होता है याद करने का। मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। उसका शॉर्टकट होता है BPLTV मिमिक्स, MIMCS। अभी कंट्रीज़ आपको जनरली ध्यान में रखना है कि ये जो कंट्रीज सारी की सारी एशिया वाली कंट्रीज़ हैं। कैसे याद रहेगा, B से आता है ब्रुनई, P से फिलीपींस, L से लाओस, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, M से मलेशिया, I से इंडोनेशिया, M से म्यांमार, C से कंबोडिया और S से सिंगापुर। सारे इंडिविजुअल नाम है, बस म्यांमार और मलेशिया को ध्यान में रखते हुए आपको याद रख लेना है। BPLTV मिमिक्स, ये आपको याद हो जाएगा। और फिर नीचे इन्होंने यही बोला हुआ है कि RCP क्या होता है। अब अगर इंडिया RCP को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके ज्वाइन करने के बाद जो RCP होगा उसमें वर्ल्ड का 39% आएगा ग्लोबल GDP का, और 30% ग्लोबल ट्रेड यहाँ होगा, 45% ग्लोबल टोटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएगा ये। अच्छा, अगर जो ये हम बात करते हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ऊपर आएगा, साउथ अमेरिका के, इन सब के बीच में ना अपने एक एग्रीमेंट होता है। जैसे एक एग्रीमेंट है कनाडा के बीच, अमेरिका के बीच और मैक्सिको के बीच, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी आपस में वो एग्रीमेंट होता है फ्री ट्रेड का। वैसे ही कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी अपना एक वो होता है ट्रेड एग्रीमेंट का। तो RCEP उसी चीज़ को नज़र में रख के बनाया गया था कि भाई इन कंट्रीज़ को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। इसने बोला कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया रोड ब्लॉक फास्ट ट्रैक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP प्रोजेक्ट्स। इसको पहले ऊपर ऊपर से समझो। PMEGP ना एक स्कीम थी जिसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज के लिए ना लोन मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। मैन्युफैक्चरिंग का आपको सर्विस सेटअप करना है, MSME जो होते हैं ना, माइक्रो और स्मॉल मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज होते हैं, ऐसा सेटअप करने के लिए आपको गवर्नमेंट से एक लोन मिलता था, जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते थे, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट मिलता था, मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलता था। तो ये स्कीम तो बहुत पुरानी है, इसमें अपडेशन होते रहते थे। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या चल रही थी, उसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि ना एक टास्क फोर्स हुआ करती थी, जिसको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमीशन, ठीक है। इसको जनरली जो DC होते थे हमारे, IAS वगैरह जो होते थे, वो हेड करते थे। ये क्या करता था, ये ना अप्रूवल देता था कि भाई ठीक है, आपको अब आपकी जो भी प्रपोजल लेके आते थे, आप मुझे इतना लोन चाहिए इस काम के लिए, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स बना रखी थी, वो अप्रूवल देता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, अप्रूवल ना बहुत डिले कर देता था। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इसको बाईपास कर दिया है, ये DLTFC को। अब DLTFC की अप्रूवल कौन देगा, वो देगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC, जो डायरेक्टली क्लियर करेगा सारे प्रपोजल्स को और एप्लीकेशंस को। उसके बाद आप वही आपको इनको जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी उसको बैंक्स में आगे पास करेगा, ताकि आपको लोन मिल सके। इससे कारण क्या होगा, स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, स्पेशली लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए। PMEGP जो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए है, माइक्रो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। लोन जो है इसमें 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया जाता है और 10 लाख तक का सर्विस सेक्टर में दिया जाता है।
बेनिफिट इसके जो है अवेल कराए जा सकते हैं जब ये जो नई यूनिट्स होती है ना उन्हीं के लिए अवेल होता है ये। ऐसा नहीं कि आपने पहले पुराना सेटअप है आपका, आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, उसमें नहीं होता। ये सिर्फ नई सर्विसेज के लिए अवेल कराया जाता है। अच्छा, ये जो PMEGP है इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये ना 2 स्कीम्स को मर्ज करके बनाया गया था। एक थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये आपने नाम सुना होगा, और दूसरी थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को मर्ज करके ये वाली स्कीम बना दी गई थी। ऑलराइट, इसको इम्प्लीमेंट KVIC कर रहा है। KVIC का आपको पता होना चाहिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है हमारा। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। वो ये है कि चाइना जो है वो एक डिजिटल करेंसी को टेस्ट कर रहा है। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बहुत टाइम से न्यूज़ में था, और फेसबुक भी अपना एक बिटकॉइन लॉन्च किया है जिसका नाम है लिब्रा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चाइना जो है अपनी कंट्री की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाह रहा है जिसको स्पेशली ERM भी बोलना चाहेंगे, और उन्होंने प्रपोज़ किया कि एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी होगी और इसको नेशनल करेंसी का टैग दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी की जो फॉर्म होती है ना वो जनरली डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होती है, फिजिकल फॉर्म में कैश की तरह नहीं होता है, बिटकॉइन की तरह होता है। अच्छा, बिटकॉइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक बिटकॉइन की जो करंट वैल्यू चल रही है ना वो चल रही है 6,88,930 रुपीज़ के इक्वल, यानी एक बिटकॉइन कितनी बड़ी वैल्यू होती है। और बिटकॉइन इन्वेंट किसने किया था, एक जापानीज़ एक पर्सन था, सतोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो 2008 में इन्होंने ये किया था उस टाइम पे। अब इंडिया के अंदर क्या चलता है, नहीं, इंडिया ने RBI ने एक 2018 में सर्कुलर पास कर दिया था कि भैया इस तरह की कोई भी जो ट्रेडिंग होगी ना बिटकॉइन वगैरह के अंदर वो बिल्कुल इलीगल मानी जाएगी, इंडिया में अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ऑर्डर को कि ब्लैंकेट बैन डिड नॉट पास प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पूरी न्यूज़ पढ़ना, एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिंग दी थी बिटकॉइन के ऊपर। ये न्यूज़ में आज ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, मेंस के रिगार्डिंग ये। फिर कोर्ट ने रेफ़र किया था कि सेंटर का फेलियर है कि वो एक ऑफिशियल डिजिटल रुपी पास नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट उसके 2 ड्राफ्ट बिल बन चुके हैं, जिसमें एक था क्रिप्टो टोकन रेगुलेशन बिल और एक है ड्राफ्ट बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। अब यही होगा ना, अगर आप ऑफिशियल लॉन्च कर दोगे तो आपको बेनिफिट होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ऑफिशियल लॉन्च नहीं करोगे तो बिटकॉइन इलीगल है, उसका इंडिया में यूज़ तो होता ही रहता है। क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इसको। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रिप्ट वर्ड के 2 डायमेंशंस होते हैं, एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कवरिंग चढ़ाना, कोडिंग करना। डीक्रिप्ट का मतलब होता है डी कवर करना, कवरिंग उतारना। जनरली जो मिलिट्री वाले होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं वो एनक्रिप्ट करके भेजते हैं, यानी कि एक मैसेज होता है उसके ऊपर एक की सेट कर देते हैं, और वो की जब दूसरे एंड पे पहुंचती तो वो उसके पास भी सेम की होती है, उसको डीक्रिप्ट करता है, यानी कि ओपन करता है, फिर उसको मैसेज मिलता है ताकि बीच में कोई इंटरफेयर ना कर सके, कोई और जान ना सके कि क्या हो रहा है। ये जो 2019 का जो बिल है ना ये प्रोहिबिट करता है माइनिंग, होल्डिंग, ट्रेडिंग, इशूइंग, डिस्पोजिंग क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, छोटी सी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। कश्मीरी सैफरन को जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का टैग मिल गया, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। कल की प्रीवियस डे की न्यूज़ में हम लोगों ने ब्लैक राइस का सुना था, और एक गोरखपुर का टेराकोटा था उसका था, और एक कोई मिठाई और थी शायद तमिलनाडु की। इन 3 को GI टैग मिला था। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वैसे। और सैफरन आपको पता ही होगा, केसर को बोलते हैं। ये जनरली जम्मू एंड कश्मीर के करेवाज में मिलता है, हाईलैंड्स के अंदर। ये इट इज़ द ओनली सैफरन जो कि 1600 मीटर से 1800 मीटर की हाइट के ऊपर उगता है। एंशियंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर सैफरन को बहुकम भी बोलते थे। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लॉन्ग और थिक स्टिग्मा होता है इसके अंदर, नेचुरल डीप रेड कलर होता है, हाई एरोमा, खुशबू की बात कर रहे हैं, बिटर फ्लेवर, और केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है, हाई क्वांटिटी ऑफ क्रॉसिन होता है, कलरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, सफ्रनाल होता है एक फ्लेवर होता है, और पिपक्रोक्रोसिन होता है बिटरनेस के लिए। 3 टाइप के होते हैं, गुच्ची, लच्छा और मोगरा सैफरन। ईरान वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके अंदर, और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया के अंदर सबसे टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर आता है, मेजरली वहीं पे होता है, और किसी स्टेट में ऐसा देखा भी नहीं गया इतना। फिर हम बात करते हैं बाकी GI प्रोडक्ट्स जो हैं कश्मीर के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी सोजानी क्राफ्ट, और कानी शॉल, कश्मीरी पेपर माचे, कश्मीरी वॉलनट कार्विंग, और ख़त्म बंद, और कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट।
अब जीआई टैग की बात करते हैं तो एक साइन की यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर जो कि जोग्राफिकल ओरिजिन यानी कि जिस जगह से वो आइटम बिलोंग करता है ना प्रोडक्ट, उसकी इंपॉर्टेंस को जताने के लिए जीआई का टैग दिया जाता है। कि जीआई का मतलब जोग्राफिकल यानी कि उस लोकेशन की इंपॉर्टेंस है इस प्रोडक्ट के लिए। प्रीलिम मेंस के अंदर ना एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, यानी कि जैसे ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्या होता है, पेटेंट में डिफरेंस क्या होता है और कॉपीराइट में डिफरेंस क्या होता है। तो उसी तरीके से मे भी कभी फ्यूचर में ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन में और पेटेंट में और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है ये भी पूछा जा सकता है। इसको रेगुलेट करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919 का, जो कि कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन और ट्रेडमार्क्स के अंदर है, रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के। 1999 में ये लॉ पास हुआ था, लेकिन इंडिया में इसने 2003 में स्टार्ट किया गया था। और इंडिया में जो पहला आइटम था वो 2004 में जिसको जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग की टी को। अच्छा, इसमें क्या ख़त्म नहीं हो सकता है टाइम पीरियड जो ये इसका ज्योग्राफिकल? हाँ, ये 10 ईयर्स के लिए होता है। 10 ईयर्स के बाद आप इसको रिन्यू करा सकते हो। और ये किसके नाम पे होता है, ये कल वाली जो इनसाइट की न्यूज़ थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, पूरा बहुत लंबा एक्सप्लेन था। पेरिस में एक कन्वेंशन हुआ था जीआई के रिगार्डिंग, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। पहली बार वर्ल्ड में फ्रांस के अंदर ही जीआई टैग दिया गया था। ऑल राइट। और ये किसके नाम पे हो सकता है? देखो, ये पर्सन के नाम पे हो सकता है, इंस्टीट्यूशन के नाम पे हो सकता है, ग्रुप के नाम के ऊपर हो सकता है। ये उनको ये टैग दिया जा सकता है क्योंकि बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनके अंडर हो सकती है। फिर इस प्रोडक्ट का कोई और मिसयूज़ नहीं करेगा कि भाई ये हमारा है, ये वहाँ का है, हम यहाँ उगाते थे, ये हमारा हो गया। जीआई टैग मिल गया मतलब उसको एक अपनी आइडेंटिटी मिल गई है। अब हम बात करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो न्यूज़ में है आज हमारी, जैसे कि जो लॉकडाउन है वो 2 मोर वीक्स के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बहुत यूज़ हुआ है लॉकडाउन के अंदर, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं 3 जोन्स के लिए, जो कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। जिन एक जोन और है उसको बोल रहे हैं कंटेनमेंट जोन, वो रेड जोन के अंडर ही है। कंटेनमेंट जोन जो है ना वो 100% ब्लॉक्ड है एकदम। रेड जोन के अंदर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन कम है, ऑरेंज में थोड़ी सी कम और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हैं, और ग्रीन में बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन फुली एक्सेसिबल कोई भी एरिया नहीं है। ग्रीन के अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर हम बात करते हैं MCA 21 की, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ना, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला है जिसका नाम है MCA 21। किस लिए निकाला है? ताकि उनकी जो सर्विसेज है ना, जो कॉरपोरेट अफेयर्स की जो ऑफिस की जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, उन सबको थोड़ा सा इजी वे में किया जाए, थोड़ा स्विफ्ट मैनर में किया जा सके, सिक्योर मैनर में किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है। बेसिकली जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं भैया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की सर्विसेज क्या होंगी? उनकी सर्विसेज ये होंगी भैया देश में कितने पेट्रोल पंप हैं, तेल कहाँ से आ रहा है जा रहा है, प्राइसेस कैसे सेटअप हो रहे हैं, कितने लोगों के पास लाइसेंस है, कितने हम लोगों को इसमें कंजप्शन चाहिए, कितना हमको रिवेन्यू रखना है, कितना रिजर्व करना है, ये उसकी सर्विसेज है उस मिनिस्ट्री की। उसी तरीके से जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो सर्विसेज होती है कॉर्पोरेट्स के अंदर, उन्होंने अपनी ही सर्विसेज को थोड़ा स्मूथ और सिक्योर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है MCA 21। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यश। देखो, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की ना यही बात बड़ी अच्छी होती है, ऐसे शब्दों का एब्रीविएशन जो करते हैं ना बड़ा अच्छा करते हैं। देखो, यश की फुल फॉर्म कितनी अच्छी है, पहल की फुल फॉर्म कितनी अच्छी है। तो यश क्या है? ये एक प्रोग्राम है हेल्थ और रिस्क कम्युनिकेशन का, जिसको कोविड-19 डिजीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, एकेडमिक्स को यानी कि कॉलेजेस को, स्कूल को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, मीडिया को और कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं NGOs वगैरह को, उनकी ये लोग हेल्प करेंगे स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कि नेसेसरी एक्शंस क्या हों और इमरजेंसी के अंदर कैसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। इसको लॉन्च किया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 2 न्यूज़ और रखी हमारी छोटी छोटी। एक है पहल, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्जिविटी, पहल बोलते हैं। ये एक जॉइंट इनोवेटिव फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है USAID का। USAID क्या होता है? US की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और IPE क्या है? IPE ग्लोबल लिमिटेड है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी ग्रुप है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग फंडिंग देते हैं हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इंडिया में एक नेशनल हेल्थ एजेंसी है, वो देखती है कि भाई ये जो अपना आयुष्मान भारत का है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर हम लोग कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करें, पैसों की फंडिंग आए, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, वो है पहल। पहल के अंदर जो USAID ने और IPE ने कुछ आई थिंक 25,000 करोड़ कुछ
नहीं 25 करोड़ उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं आई थिंक, जितना मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पर भी याद में आ रहा है। आई थिंक 22.5 करोड़ थे वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने इंडिया में दिए हैं। तो ये हेल्थ केयर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, पीपी खरीदने में, किट्स खरीदने में, उन सब में यूज़ किया जाएगा। लास्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है चकमास एंड हजोंग्स। ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, एथनिक पीपल होते हैं, इन सब को रिलीफ प्रोग्राम जो है ना कोविड-19 का, उसकी कम्युनिटीज़ में ऐड कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने, अरुणाचल प्रदेश के हैं ये। चकमास जो हैं ये एथनिक पीपल है, और हंजोगास जो हैं ये सब ना चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहते हैं, जो कि जनरली बांग्लादेश के एरिया में फॉल करता है। और जो चकमास हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं, हजोंग्स जो हैं वो हिंदूज़ होते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार। ये पूरे का पूरा ट्राइब्स वाला क्वेश्चन मेंस का है, ओ सॉरी प्रीलिम्स का है ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच।